हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। आज हम लोग करने वाले हैं सीएसआर कम से कम टाइम में। मतलब आई हैव टेकन अ चैलेंज कि जितनी जल्दी सीएसआर हो सकते हैं, ऑब्वियसली सब चीजें कवर करेंगे, आराम से चलेंगे, बट बिना टाइम वेस्ट किए जितनी जल्दी सीएसआर हो सकते हैं हम उतनी जल्दी फिनिश करेंगे। बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाला टॉपिक नहीं है, राइट? अब इधर सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अब लॉ मेकर क्या कहता है? लॉ मेकर कहता है भाई देख, कंपनी तू सोसाइटी से रिसोर्स ले रही है, अब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तू सोसाइटी को कुछ वापस दे। जो कंपनी अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती है टुवर्ड सोसाइटी, उसे बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर यार जब मैं खुद ही नहीं कमा रही तो मैं सोसाइटी को क्या दूंगी? यस और नो? तो लॉ मेकर कहता है हर कंपनी को सीएसआर नहीं करना। तू पहले देख, क्या पिछले साल में तू तीन कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं? दोबारा, पिछले साल में तू तीन कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं? कर रही है तो इस साल सीएसआर करना है, अगर नहीं कर रही तो इस साल सीएसआर नहीं करना। अब याद रखना, इस साल सीएसआर करना है या नहीं ये पिछले साल पे डिपेंड करता है। अगर पिछले साल में कंडीशन फुलफिल कर रही हूं तो इस साल करना है। अब अगर इस साल कंडीशन फुलफिल करूंगी तो अगले साल सीएसआर करना है, यस और नो? अब इधर देखो बच्चे, कौन सी कंपनी? एवरी कंपनी मतलब पब्लिक, प्राइवेट, सेक्शन 8, एवरी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। रिपीट इट अगेन, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा। कब है? पिछले साल में। तो इस साल उसे दो काम करने हैं, सुनना, इस साल उसे दो काम करने हैं। एक तो सीएसआर कमिटी बनानी है और दूसरा सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है। कितने काम करने हैं? दो। एक सीएसआर कमिटी और एक सीएसआर एक्सपेंडिचर। अब सुनना ध्यान से, सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना करना है? सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है पिछले 3 साल का, सुनना, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसका 2%। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसका 2%। मैम अगर कंपनी को बने हुए 3 साल हुए ही नहीं है तो जितने साल हुए उनका 2% कर दो। समझ रहे हो? मतलब लेटर सपोज, अगर मान लो 2024 में मेरे को निकालना है कि मेरे को कितना एक्सपेंडिचर करना है, तो पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट देखूंगी, उनका एवरेज करूंगी और उसका 2% निकालूंगी। इस साल मुझे उतना सीएसआर का खर्चा करना है। अच्छा मैम, जो आप कह रहे हो कमेटी बनानी है, तो कमेटी कैसे बनेगी? आप देखो मुझे दो तरह की कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। अब प्राइवेट कंपनीज में भी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना मैंडेटरी है, राइट? वो कह रहा है अगर प्राइवेट कंपनी है तो क्राइटेरिया अलग है, पब्लिक कंपनी है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्राइटेरिया अलग है। पब्लिक कंपनी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, क्राइटेरिया अलग है। क्या क्राइटेरिया, आइए देखते हैं। वो कह रहे कंपनी शेल कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमिटी। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 3 और मोर डायरेक्टर, जिसमें से एक क्या होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, 2 और मोर डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी है, 2 और मोर डायरेक्टर। मतलब मैम आप ये कह रहे हो जनरली 2 और मोर डायरेक्टर, बट एक पब्लिक कंपनी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 3 और मोर डायरेक्टर, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और अगर फॉरेन कंपनी है तो 2 मेंबर, जिसमें से एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और एक कोई भी अदर पर्सन। अब वो कह रहा है जो भी आप सीएसआर कमेटी बनाओगे, अब सीएसआर कमेटी सीएसआर पॉलिसी बनाएगी। वो पॉलिसी आपको अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज करनी है कि आपकी सीएसआर की पॉलिसी जो है वो क्या है। अब सीएसआर कमेटी जो पॉलिसी बनाएगी, सुनना, वो ये भी देखेगी कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, वो एक्सपेंडिचर सही से हो रहा है या नहीं। ये भी काम किसका है? सीएसआर कमेटी का। ये भी काम किसका है? सीएसआर कमेटी का। जो सीएसआर पॉलिसी बनेगी और जो सीएसआर कमेटी बनेगी, क्या उसकी कंपोजिशन बोर्ड रिपोर्ट में लिखी जाएगी? बिल्कुल। कंपनी की वेबसाइट पे लिखी जाएगी? बिल्कुल। क्लियर है? पक्का पक्का। अब देखो वो कह रहे हैं जिस कंपनी पे 135 एप्लीकेबल होता है उसे 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट क्या करना है? एक्सपेंडिचर करना है। उसका क्या करना है? एक्सपेंडिचर। प्रेफरेंस किसको देनी है? लोकल एरिया को। प्रेफरेंस किसको देनी है? लोकल एरिया को। सुनना, पहले पॉइंट होता था, वो पॉइंट क्या था कि अगर तुमने इस साल क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लिया ना तो अगले 3 साल तक सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है। बट अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इस साल मेरे को सीएसआर करना है या नहीं, ये सिर्फ पिछले साल के जो रिजल्ट है उनसे देखूंगी, अदरवाइज नहीं देखूंगी। अब वो कह रहे, सुनना ध्यान से, मेरे को इस साल स्पेंड करना था 50 करोड़ रुपए, पर मैं स्पेंड कर पाई सिर्फ 40 करोड़, मतलब 10 करोड़ कम है। तो ये जो 10 करोड़ कम स्पेंड किए, क्या इसका रीजन मैं अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लिखूंगी? क्या इसका रीजन मैं अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लिखूंगी? यस और नो? अब लॉ मेकर कह रहा सिर्फ रीजन लिखने से तो छूट नहीं जाएगी। अब इधर अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना।
वो क्या कह रहा है, अगर अनस्पेंट अमाउंट है तो आपको ये देखना अनस्पेंट अमाउंट डज नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और अनस्पेंट अमाउंट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अब ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, सुनना। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब इस साल शुरू हुआ है और एक साल में खत्म नहीं होगा, एक साल के बियॉन्ड जाएगा। एक साल जिस साल शुरू हुआ ना उसके अगले 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सुनना, नॉट ऑनगोइंग, इस साल शुरू हुआ इसी साल खत्म। ऑनगोइंग स्कूल हॉस्पिटल एक साल शुरू हुआ, जिस साल शुरू हुआ उस साल खत्म नहीं होगा, बट उसके अगले 3 सालों में खत्म हो जाना चाहिए, दैट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। वो कह रहा है अगर मैं किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही हूँ तो एक साल में तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो एक साल में पैसा भी यूटिलाइज नहीं होगा। वो कह रहा है एक साल तक जितना पैसा यूटिलाइज हो गया ठीक है, बाकी का देखो क्या करेंगे। वो कह रहा है अनस्पेंट अमाउंट जो साल के एंड में पड़ा होगा ना उसको विद इन 30 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 30 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कहां डाल देंगे, अनस्पेंट सीएसआर। कहां डाल देंगे, अनस्पेंट सीएसआर। और अनस्पेंट सीएसआर में कितने टाइम तक पड़ा रहेगा, 3 साल। कितने टाइम तक पड़ा रहेगा, 3 साल। अब उस 3 साल के बाद सुनना ध्यान से, वहां पे जो अनस्पेंट सीएसआर में पैसा पड़ा है वो 3 साल यूटिलाइज होगा। अब 3 साल के बाद भी कंपनी उसे यूटिलाइज नहीं कर पाती तो वो जैसे 3 साल खत्म होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो पैसा चला जाएगा शेड्यूल 7 फंड्स में। वो पैसा कहां चला जाएगा, शेड्यूल 7 फंड्स में। मतलब मैम आप ये कह रहे हो कि अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कि जिस साल शुरू हुआ उसके अगले 3 साल तक खत्म होगा, तो एक साल खत्म हो गया, अब प्रोजेक्ट तो चल रहा है तो पैसा भी बचा होगा। जब वो खत्म हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमने वो पैसा डाल दिया अनस्पेंट अकाउंट में, बिल्कुल वहां पड़ा रहा वो 3 साल तक, बिल्कुल। अगर अब वो 3 साल तक भी यूज नहीं हुआ तो जैसे 3 साल खत्म हुए अगले 30 दिन के अंदर अंदर वो पैसा चला गया शेड्यूल 7 फंड में। यही कहना चाह रहे हो ना, एग्जैक्टली यही कहना चाह रही हूँ, एकदम ठीक पकड़ गया। बट मैम व्हाट इफ वो जो पैसा है वो पैसा अनस्पेंट तो है बट नॉट ऑनगोइंग है, वो पैसा क्या है, नॉट ऑनगोइंग। तो वो कह रहा है अगर वो पैसा नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में है तो जब साल खत्म हुआ उसके विद इन 6 मंथ, जब साल खत्म हुआ उसके विद इन हाउ मेनी मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स आप वो पैसा कहां ट्रांसफर कर दोगे, शेड्यूल 7 फंड्स में। आप वो पैसा कहां ट्रांसफर कर दोगे, शेड्यूल 7 फंड्स में। अब शेड्यूल 7 फंड्स कौन कौन से हैं, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत फंड, इस टाइप का केस। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद बोलते हैं सुनना, सीएसआर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी यार, हंगर रिडक्शन, पॉवर्टी को खत्म करना, वुमेन एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर, यही सब आएगा सीएसआर में, यस और नो, यही सब आएगा। बट हमें ऐसी एक्टिविटीज पता होनी चाहिए जो सीएसआर में नहीं आएंगी। वो कह रहे हैं ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है भाई जो सीएसआर में नहीं आएंगी। तुम कुछ कर रहे हो सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिए, तुम कुछ कर रहे हो सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिए, पर मैम आप अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो वो भी तो अच्छा काम है। सुनना बच्चे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है तुम कोई चीज सोसाइटी के लिए कर रहे हो। इफ यू आर डूइंग इट फॉर योर एम्प्लॉय दैट विल नॉट अमाउंट टू सीएसआर, राइट। तो कह रहा है कि अगर आप सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ कर रहे हो तो भी नहीं आएगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, मैं केजू को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, क्या वो आएगा, नहीं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आएगा। आउटसाइड इंडिया कुछ कर रही है क्योंकि आपने क्या बोला कि सीएसआर की प्रेफरेंस लोकल एरिया को मिलनी चाहिए, लोकल एरिया तो छोड़ो तुम बाहर चले गए तो भी सीएसआर में नहीं आएगा। पर सुनना सुनना सुनना, अगर आप बाहर गए हो फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सोनल, अगर आप बाहर गए हो फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सोनल, क्या वो सीएसआर में आएगा, यस वो सीएसआर में आएगा। उसके बाद वो एक्टिविटीज करना जो लॉ के लिए मैंडेटरी था, अब लॉ बोलता है कैंटीन खुलवाओ, लॉ बोलता है क्रिच खुलवाओ, तो भाई वो तो मैंडेटरी है ना करना, वो आपने अपनी मर्जी से थोड़ी किया है। सो दैट विल आल्सो नॉट अमाउंट टू सीएसआर। कोई ऐसा बिजनेस जो कोई ऐसा काम कर रहा हो व्हिच इज पब्लिसिटी स्टंट, व्हिच इज व्हाट, पब्लिसिटी स्टंट, सो दैट विल आल्सो नॉट अमाउंट टू सीएसआर। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो सीएसआर में नहीं आएंगी। एक बार दोबारा, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो सीएसआर में नहीं आएंगी। तुम एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ कुछ कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहे हो, आउटसाइड इंडिया कर रहे हो बट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सोनल के लिए कर रहे हो तो आएगा। ऐसा कुछ कर रहे हो जो लॉ नहीं तुम्हें बोला करने को, और पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, पब्लिसिटी स्टंट। अब मेरा सिंपल सा एक सवाल, क्या सेक्शन 8 कंपनी पे सीएसआर की प्रोविजन लगेगी, यस और नो, यस, बिकॉज वर्ड क्या लिखा था, एवरी कंपनी, वर्ड क्या लिखा था, एवरी कंपनी। अब एक सवाल आता है मैम, क्या सीएसआर काइंड में कर सकते हैं, हाँ जी, क्या सीएसआर काइंड में कर सकते हैं, नो, सीएसआर कैन नॉट बी डन इन काइंड, बिकॉज वर्डिंग्स क्या लिखी है कि कंपनी को पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा मतलब एक्चुअल खर्चा, राइट। अब हम आप एक बात बताओ, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी पे सेक्शन 135 लगता है, तो क्या मेरी होल्डिंग कंपनी पे भी ऑटोमेटिक लग जाएगा, या मेरी सब्सिडरी कंपनी पे भी ऑटोमेटिक लग जाएगा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। होल्डिंग और सब्सिडरी पे तभी लगेगा
जब वो दोनों अपना क्राइटेरिया क्या करती होंगी, सेटिस्फाई, अपना क्राइटेरिया क्या करती होंगी, सेटिस्फाई। क्या क्लियर है यहां तक, पक्का पक्का। अब वो कह रहा सुनना, आपने पैसा कम स्पेंड किया तो आपने बताया कि या तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा या नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा। व्हाट इफ पैसा ज्यादा स्पेंड किया, व्हाट इफ पैसा क्या स्पेंड किया, ज्यादा। तो बच्चे अगर आपने पैसा ज्यादा स्पेंड किया है तो अगले 3 साल तक आप सेट ऑफ ले सकते हो। अगले 3 साल तक आप क्या ले सकते हो, सेट ऑफ। मतलब 3 साल में आप वो कर सकते हो कि भाई क्लेम कर सकते हो। बट अगर आपने सुनना, बट अगर आपने 3 साल तक सेट ऑफ नहीं किया या 3 साल तक पूरा पैसा नहीं हुआ तो चौथे साल आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। क्या क्लियर है। अब यार आपने ये बात बोली सुनना कि 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट का 2% करेंगे, बिल्कुल। तो दो ऐसी चीजें हैं, तो जब एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे तो हम वो चीजें उसमें नहीं लेंगे। आइए एक बार देखते हैं कौन कौन सी चीजें। एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे, जब क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो ये दो चीजें एक्सक्लूड करेंगे। ये दो चीजें क्या करेंगे, एक्सक्लूड। सबसे पहला है सुनना, एनी प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम, एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच, एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच। और दूसरा एनी डिविडेंड, दूसरा क्या है, एनी डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया, फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया। मतलब आप मैम ये कह रहे हो कि जब आप नेट प्रॉफिट कंप्यूट करोगे, मान लो आपको नेट प्रॉफिट दिया भी हो और ये दो चीजें दे रखी है, तो इन दोनों को पहले एक्सक्लूड करना पड़ेगा। पहला क्या है कि बाहर की ब्रांच से कोई पैसा है, पहला क्या है, बाहर की ब्रांच से कोई पैसा है। और दूसरा क्या है, कोई भी डिविडेंड जो इंडियन कंपनी से आए। अब मैम आप सीएसआर प्रोजेक्ट करोगे तो उस प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे भी खर्चा होगा, बिल्कुल होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सुनना, इसका मतलब क्या है, जर्नल मैनेजमेंट, राइट। स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है, वेजेस दी जा रही है, दैट इज जर्नल मैनेजमेंट। आप रिफ्रेशमेंट दे रहे हो, सो ये सब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। अब लॉ मेकर कहते हैं सुनना, जितना भी एक्सपेंडिचर है उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। आइए एक बार देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वो बोलता है नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग 5% of total expenditure of company, not exceeding 5% of total expenditure of company। मतलब जितना मैं सीएसआर पे खर्चा कर रही हूं उसका मैक्सिमम 5% एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो सकता है, उससे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो नहीं होगा। अब वो कह रहा है आपको सीएसआर एक्टिविटी करनी है, तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप सीएसआर एक्टिविटी खुद करो या फिर आप किसी अथॉरिटी के टुवर्ड्स करो। अच्छा, किसी अथॉरिटी के टुवर्ड्स मतलब कोई भी ट्रस्ट हो गया, लेट सपोज कोई भी सोसाइटी हो गई, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी हो गई, आप इनके थ्रू भी क्या कर सकते हो, आप इनके थ्रू भी सीएसआर कर सकते हो। पर इनको बोलते हैं इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इनको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। और वो ये बोल रहे हैं कि भाई इस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या यहां तक क्लियर है। अब आता है कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर मानी जाएगी। देखो इंपैक्ट असेसमेंट मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में करवा दी है, आपको वहां जितना करवाया आपको बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। सीएसआर एक्टिविटीज कौन सी होगी, सोशल वेलफेयर वर्क, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज। आपको सीएसआर में सबसे पहले तो ये याद रखना है कौन सी कंपनी को सीएसआर करना है, कितना सीएसआर करना है। सीएसआर कमिटी बनेगी। सीएसआर कमिटी कंपोजिशन क्या होगी, 3 और मोर डायरेक्टर और 2 और मोर डायरेक्टर। सीएसआर कमिटी सीएसआर पॉलिसी बनाएगी। उसके बाद अगर अनस्पेंड अमाउंट है तो ऑनगोइंग नॉट ऑनगोइंग क्या होगा, इंपैक्ट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है, राइट, जो सीएसआर में नहीं आएंगी। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो सीएसआर में नहीं आएंगी। एक बार मैं फटाफट से आपके मॉड्यूल में भी चेक कर लूं, अगर कुछ है तो हम करते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे, क्या हो गया, राइट। आइए अब बात आती है कि किस किस के थ्रू आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। जिन जिन के थ्रू आप इंप्लीमेंटेशन करते हो उन्हें बोलते हैं इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। उन्हें क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, राइट। उसके बाद एनी सेक्शन 8 कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, registered trust established by government, any society established by government, any entity established under act of parliament,
एनी एंटिटी इस्टेब्लिश्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब आप मैम ये बोल रहे हो कि या तो कंपनी खुद करे या तो इन लोगों के हाथ मिला के करे। बिल्कुल। और अगर इन लोगों से हाथ मिलाना है तो पहले इन लोगों को रजिस्टर होना पड़ेगा। इनको रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? CSR 1। तो कौन कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी? सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, एनी कंपनी विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी फॉर्म्ड बाय CG। फॉर्म्ड बाय व्हाट? CG। अब सुनना। और दूसरा, एनी सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट और सोसाइटी जो IT एक्ट से अप्रूव हो, इनकम टैक्स एक्ट से अप्रूव हो, प्लस उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो एटलीस्ट 3 ईयर का, ट्रैक रिकॉर्ड हो एटलीस्ट 3 ईयर का, कैरिंग सिमिलर एक्टिविटीज। कैरिंग व्हाट? सिमिलर एक्टिविटीज। राइट। अब आइए एक बार दोबारा से इन चीजों को देखते हैं। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती। वो कह रहे हैं या तो मैं CSR खुद करूंगा या इन लोगों के साथ मिलकर करूंगा। अगर मुझे इन लोगों के साथ मिलकर करना है तो इन लोगों को पहले CSR 1 में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। कौन से लोग हैं? सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, एनी कंपनी, एनी एंटिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एस्टैब्लिश्ड बाय CG और SG, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी जिसको इनकम टैक्स से अप्रूवल मिली है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो 3 साल से वो यही काम कर रही है। 3 साल से वो क्या कर रही है? यही काम कर रही है। बताओ क्या क्लियर हो गया? क्या यहां तक सबको क्लियर है? आई होप CSR क्लियर हो गया होगा। CSR में इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं करना। अगर हमने इतना भी कर लिया तो आप ये मान के चलो कि हमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आती होंगी। अब एक बार आप लोगों को पेनल्टीज भी दिखा देती हूँ। राइट। CSR में याद कर लेना अगर पॉसिबल हो तो आप लोगों के लिए। आइए, वो कह रहा है कंपनी ट्वाइस ऑफ अमाउंट ट्रांसफर अगर उसने वो करा तो शेड्यूल 7 फंड्स और CSR अनस्पेंड अमाउंट विच एवर इज लेस। मतलब कंपनी ने अगर CSR का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, मतलब ये अनस्पेंड अमाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, तो उसको कितना पैसा लगेगा? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ शेड्यूल 7 फंड्स और CSR अनस्पेंड अकाउंट विच एवर इज लेस। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितना लगेगा? 1/10 ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू शेड्यूल 7 फंड्स और 2 लाख whichever is less, whichever is what less। मतलब अगर आप ये याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप दिस इज ओके टू यू ऑल। CSR एकदम अच्छे से आ गया हो। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ऐसी सीरीज, मतलब ये 15-15, 20-20 मिनट की सीरीज और चाहिए या नहीं चाहिए होंगी, तो आपकी बड़ी बहन हमेशा आपके साथ है और आगे भी लेकर आएगी। ओके मेरे बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी विल मीट टुमारो। और आज तो यही 4 बजे क्लास। राइट। बाय राजे।